रे। Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो निखिल बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। नीलू लग रहा है सारे लैंग्वेज जो है वो सीख रहा है धीरे धीरे। सर क्लास का टाइमिंग कितने दिन के लिए चेंज हुआ है अभी? क्लास का टाइमिंग ये मान लो कि जब तक ये अभी कर्फ्यू वगैरह है यहाँ पे 8 बजे से यहाँ पे कर्फ्यू रहता है। 8 बजे के बाद में बाहर अलाउड नहीं है कोई भी लोग, तो इसलिए क्लास का टाइमिंग जो है उसके पहले फिनिश करना है। तो इसीलिए देखो अब आगे वैसे विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा ये। हाँ, ये वाला टाइमिंग बहुत अच्छा है, 3 से 7:30। क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड बात जो है एक बार संजय अग्रवाल सर से पूछना एक बार कि क्या सर लैंग्वेज दोनों रहेगी कि सिर्फ दोनों हिंदी इंग्लिश अलग होगा? दोनों अलग अलग ही रहेगी, मतलब कंबाइन नहीं होगा। इंग्लिश वालों को हिंदी नहीं लिखेगा, हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं लिखेगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में होगा। सर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखा करिए ना। बच्चे फिर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ब्रैकेट में नोट कर लिया करो ना। जो भी देखो क्या होता है ना, लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि लैंग्वेज तो मैं दोनों यूज करता हूँ। कोई भी चीज एक्सप्लेन करना होता है हिंदी में भी करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ, बाइलिंगुअल वे में भी करता हूँ। फिर यदि कोई टर्मिनोलॉजी में तुमको दिक्कत लगती है ना कि ये टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आ रही, तो पूछ लिया करो कि सर ये एक बार और रिपीट कर दो, दोबारा और रिपीट कर दो। क्या हिंदी में ज्यादा पकड़ बनता है सर? देखो अब तो क्या तुम नए ज्वाइन किए हो क्या? ओके सर, यस सर, न्यू ज्वाइन किया। तो हम धीरे धीरे यूज टू होते जा रहे हैं दोनों लैंग्वेज के। स्टार्टिंग में ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, धीरे धीरे कम हो गई होगी। कल ही न्यू ज्वाइन किया सर मैं। कोई बात नहीं बच्चे, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा तुमको, और जहां पर भी तुमको दिक्कत होगी ना तो मुझे पूछ लेना कि सर मेरे को हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, और ग्रेजुअली जो है ना वो तुम एडेप्ट हो जाओगे। और दूसरा चीज क्या है कि ना इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा साथ में आने से ना तुमको बेनिफिट रहेगा। मैंने पहले जो बच्चे थे उनको बताया भी था कि क्या होता है ना कि अभी की बात करें तो इंग्लिश में या बाइलिंगुअल वे में समझना थोड़ा सा इजी होता है। टर्मिनोलॉजी कई बार क्या होता है हिंदी में प्योर हिंदी लिख करके नहीं आता है, बल्कि क्या होता है उसको हिंदी में लिख देते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या हो सकता है कि मोनोशियस को हिंदी में मो नो सी एस ऐसे लिखते हैं, तो अपने को दोनों लैंग्वेज पता होगा तो वो इजी पड़ेगा। फिर नीट का एग्जाम जो है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए दोनों लैंग्वेज में आता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो कई बार क्या होता है हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो हमने क्या किया, हमने उसको इंग्लिश में वो कर लिया, देख लिया कि क्या कहना चाहते हैं। तो वो एडवांटेज हिंदी वाले बच्चों के पास, इंग्लिश वालों के पास नहीं है। ठीक है ना? तो सर एक्सक्लूसिव का हिंदी में मीनिंग होता है विशिष्ट। एक्सक्लूसिव का मतलब विशिष्ट, स्पेशल होता है बहुत। सर सर जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बायोलॉजी की बुक बताए थे आप फिंगर टिप्स, तो वो एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स होती है ना, मतलब जो मोटी रहती है। एक मतलब एक पतली थी लेकिन वो प्रीवियस ईयर होगी ना? हाँ वो प्रीवियस ईयर वाली नहीं,
जो MTG की NCERT एट फिंगर टिप्स बुक है, इतनी मोटी बुक रहती है। हाँ सर, हाँ वही तो वो मैंने खरीदा है, तो वो ठीक रहेगा ना? बहुत अच्छी बुक है, वो करो जरूर से। थैंक यू। हाँ टिल्लू, इंग्लिश जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। सस्ता भी पड़ता है क्या? जल्दी याद होती है ये से सस्ता पड़ता है, मतलब इंग्लिश तुम खरीद रहे हो, अंग्रेजी को खरीद रहे हो क्या? सही बिल्कुल ठीक है। तो रात में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था, है ना? अब आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट किंगडम सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं। देखो, पहला जो हमने किंगडम सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर कमियां क्या क्या थी वो हमने देख लिया था कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्लासिफाई करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग स्टेट में थे, समझ नहीं आ रहा था उसको क्या बोले, हम उसको एनिमल बोले कि प्लांट बोले, कुछ मिक्स टाइप का था, तो वो दिक्कत आ रही थी। हाँ टिल्लू बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिंदी नाम बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंग्लिश में बहुत इजीली हम उसे ध्यान रख पाते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो एक बात ध्यान रखें कि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, 12वीं तक जो है मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और आज मैं तुम लोगों को इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ये चीज कैसे डेवलप होती है? ये ऐसे डेवलप होती है कि यदि आज से तुम थोड़ा थोड़ा सा मतलब अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे तो आगे लाइफ में भी तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये तो हिंदी मीडियम का बच्चा है, ये तो कैसे बोलता है, इसको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा तुम्हारा लेवल भी अप होगा। मतलब जब तुम किसी से बात करते हो, कहीं पे पढ़ते हो या किसी से जब इंटरेक्ट करते हो ना, तो यदि तुमने एकदम प्योर हिंदी को फॉलो करने के बदले साथ साथ में इंग्लिश के टर्म्स वगैरह भी सीखे हुए होंगे तो तुम्हें ना इस चीज का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी फायदा मिलेगा। तो इसीलिए ना मतलब कोशिश करो। और बाकी हिंदी तो पढ़ ही रहे हो ना, हिंदी में जहां पर भी दिक्कत होगी, जो भी लैंग्वेज है, जो भी टर्म्स है, जो भी बातें एक्सप्लेन करनी है वो मैं करता ही हूँ। कोई बच्चा यदि मुझे बोलता है सर हिंदी में डिक्टेट करवा दो सेंटेंस को, तो डिक्टेट भी करवा देता हूँ, ठीक है? तो वो हम मैक्सिमम जितना, देखो मैं तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पर। अब तुम लोगों को जैसे भी समझ में आता होगा, जितना भी उसके लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और कोशिश करो तुम भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो अच्छा ही होगा, हमेशा हम अच्छा करेंगे। चलो, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कमियां थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और अब जो है उन कमियों को इंप्रूव करने के लिए एक नेक्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। कौन सा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं बच्चों, वो देख रहे हैं हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी सेकंड क्लासिफिकेशन है 3 किंगडम। हिंदी में बोल देंगे वर्गीकरण की त्रिजगत प्रणाली। वर्गीकरण की त्रिजगत प्रणाली, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था किसने? हेकल ने। हेकल ने दिया था। और हेकल ने क्या किया? हेकल ने देखा प्रॉब्लम क्या था टू किंगडम में कि लोअर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे थे जिसमें एनिमल प्लांट दोनों के कैरेक्टर थे। जैसे बैक्टीरिया हुए उनमें कंफ्यूजन आ रहा था, कुछ प्रोटोजोन में कंफ्यूजन आ रहा था, कुछ एल्गी वगैरह में कंफ्यूजन आ रहा था। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने एक सेपरेट किंगडम बना करके वहां पर रख दिया था। वो सेपरेट किंगडम जो बनाया था उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? प्रोटिस्टा। यानी त्रिजगत प्रणाली के अनुसार जो 3 जगत थे वो कौन कौन से थे? एक था प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, दूसरा और तीसरा एनिमिलिया। प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत और जंतु जगत, ऐसे 3 जगत उन्होंने बना दिए थे। अब इसमें प्रोटिस्टा जगत जो है उसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा था? बता सकते हो बच्चा? प्रोटिस्टा जगत में कौन से और टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा था? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी रख देते। तो
कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो इसे गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें थोड़ा आइडिया रहता है, बट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी थे, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी रखे हुए थे। यानी प्रोटिस्टा जगत में कौन-कौन आ जाएंगे? इसके अंदर जितने भी प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर ही क्यों, प्रोकैरियोट में जो भी है, चाहे वो मल्टीसेलुलर सभी प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोट है उन सबको रखा और किसको रखा, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रखा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट के हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राक केंद्र की जी। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? प्राक केंद्र की। और यूकैरियोट क्या होते हैं? सुकेंद्र की जी। अब हिंदी में ये बोलते हैं, लेकिन जब भी तुम पढ़ोगे या तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो वो प्राक केंद्र की नहीं लिख देंगे, वो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक लिख देंगे ऐसे। तो इसलिए अपने को दोनों लैंग्वेज जो है वो साथ में लेके चलना हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो सभी प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और कुछ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट without proper tissue। सर माइक बंद करने बोलिए ना सबको। माइक बंद कर दो बच्चों माइक बंद रखा करो। यदि कुछ पूछना नहीं है तो पूछना होता है तब ऑन करो, फिर वापस से क्लोज कर लो, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर हेकल में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा, और बहुकोशिकीय जीव वो जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यू नहीं था, यानी पूर्ण विकसित ऊतक नहीं था, उन सब जीवों को उन्होंने कहां पर रख दिया? उन सब जीवों को उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। क्या ये तीनों बातें क्लियर है सब बच्चों को? तो अब की बार यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि बताओ, सर रिपीट कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें कोई पूछेगा कि 3 जगत प्रणाली के अनुसार प्रोटिस्टा में कौन से जीव रखे गए, तो तुम लोग सिर्फ एक कोशिकीय प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? सभी प्रोकैरियोट, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट, और वो बहुकोशिकीय यूकैरियोट जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यूज वगैरह नहीं बने हुए थे, उन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। कौन से जीव होंगे वो? सभी प्रोकैरियोट की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वो सब होते हैं, वो सारे आ जाएंगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वो सब, ठीक है। प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है उसके अंदर जो प्रोटिस्टा आते हैं वो कौन से, चाहे वो डायटम्स हो, चाहे वो डायनोफ्लैजिलेट्स हो, चाहे वो यूग्लिनोइड्स हो, वो सारे के सारे बैक्टीरिया। मॉडर्न प्रोटिस्ट लिख दो क्या? आज के टाइम के जो प्रोटिस्ट है सारे के सारे मॉडर्न प्रोटिस्ट उस टाइम पे कहां पे थे? प्रोटिस्टा में थे। और इनके अलावा फंजाई, क्या उस टाइम पे फंजाई जो है उसे भी प्रोटिस्टा में ही रखा गया था क्या? यस। और एल्गी को भी इन्होंने कहां पे रखा था? प्रोटिस्टा में। वो सारे जीव जिनकी पोजीशन पहले कंफ्यूजिंग थी, उनको उन्होंने हटा करके एक नए किंगडम में रख दिया। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। उसके अंदर आते थे बैक्टीरिया, आज के टाइम के प्रोटिस्ट जो है वो सारे, और फंजाई और एल्गी। क्लियर है बात? कवक, शैवाल, जीवाणु और आधुनिक प्रोटिस्ट, ये सारे के सारे कहां पर थे? प्रोटिस्टा में थे। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि 5 जगत में प्रोटिस्टा में कौन है और 3 जगत में प्रोटिस्टा में कौन है? 5 जगत होता तो सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता, लेकिन 3 जगत प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहेंगे। अब जो क्लियर कट प्लांट्स हैं वो सारे सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं क्लियर नहीं सुन पाई सर, प्लीज रिपीट कीजिए ना वन टाइम। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर से। प्रोटिस्टा जगत में सभी प्रोकैरियोट को, एक कोशिकीय यूकैरियोट को और बहुकोशिकीय यूकैरियोट जिनमें प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उन सबको रखा गया था। उदाहरण है इसका बैक्टीरिया, मॉडर्न प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गी। अब प्लांटी में किसको रखा गया? जो क्लियर कट प्लांट्स है। अब एल्गी यहाँ पर आ गए तो बताओ
क्रांति के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म। यस ब्रायोफाइटा आ जाएगा, टेरिडोफाइटा आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा एंड एंजियोस्पर्म आ जाएगा, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और एनिमेलिया में कौन आ जाएगा? एनिमेलिया के अंदर आ जाएंगे ऑल नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। और कॉर्डेटा के सदस्य वो सारे के सारे एनिमेलिया में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि तीन जगत प्रणाली के अंदर एकल प्रोटिस्टा ने किसको रखा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? जी सर। तो ये तो तीन जगत है, लेकिन अभी भी तीन जगत प्रणाली में भी कमियां देख रहे हो कि प्रोटिस्टा जो है वो एक ऐसा जगत है जो खिचड़ी जैसी लग रही है, जिसमें प्रोकैरियोट भी है, यूकैरियोट भी है, यूकैरियोट में यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, पादप जैसे भी है और सैप्रोफाइट भी है, जंतु जैसे भी है। तो एक तरीके से ये वाला किंगडम जो है वो अभी भी कैसा लग रहा है? अभी भी ऐसा लग रहा है कि पादप और जंतु, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये तो क्लियर हो गया, क्लियर कट रखा हुआ है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत का अभी भी सही से वर्गीकरण होना बाकी था, सही से वर्गीकरण नहीं हुआ। तीन जगत के बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है दिमाग? अब देखिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लिख लिया सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस है नहीं। प्रोटिस्टा में सभी प्रोकैरियोट एक कोशिकीय, यूकैरियोट बहुकोशिकीय, यूकैरियोट जिनमें ऊतक अनुपस्थित था। और उदाहरण इनके तो उदाहरण से काम चलते हैं। नेक्स्ट देखो थ्री किंगडम के बाद में अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की चार जगह प्रणाली जो है वो किसने दिया था? कोपलैंड। कोपलैंड, वेरी गुड बच्चे, कोपलैंड। और काफी ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है ये आते थे 1956 के आसपास की बात है, तब ये आया ना। तो यहाँ पर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो चार जगत पर है, अब इन्होंने क्या किया? कोपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया और मोनेरा। मोनेरा किंगडम सर। मोनेरा किंगडम। लेकिन ध्यान रखना कि मोनेरा टर्म जो है वो कोपलैंड ने नहीं दिया था। मोनेरा नाम जो है वो कोपलैंड ने नहीं दिया था। इसका मतलब जो मोनेरा किंगडम तुम पढ़ते हो वो मोनेरा किंगडम बनाया तो कोपलैंड ने था, लेकिन कोपलैंड ने उस किंगडम का नाम कुछ और रखा था। क्या नाम रखा था? सर मोनेरा तो एलन ने दिया था। हाँ, एलन और डोगर्टी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, और इन्होंने तो उसे बोला था माइकोटा। क्या बोला था? माइकोटा। MYCHO होती है हाइड्रोसोट में। तो ये माइकोटा टर्म जो है वो कोपलैंड ने यूज किया, इसी का नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया था? मोनेरा रख दिया गया था। यानी मोनेरा किंगडम जो कोपलैंड ने दिया है उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? उसका नाम उन्होंने रखा था माइकोटा। ठीक है, दूसरा किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा का भी नाम उन्होंने चेंज कर दिया था और रख दिया था प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा नाम रख दिया था, प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, यही है प्रोटिस्टा किंगडम, इसको हम प्रोटिस्टा भी बोल देते हैं। समझ गए? थर्ड किंगडम प्लांटी और फोर्थ किंगडम एनिमेलिया। यानी चार जगत जो अब बन गए वो कौन कौन से थे? वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा का नाम माइकोटा रखा गया था, प्रोटिस्टा का नाम प्रोटोक्टिस्टा रखा गया। ठीक है, अब क्या चेंज किया इन्होंने? इन्होंने देखा खिचड़ी है प्रोटिस्टा। पहले वाले हेकल के अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा था वो खिचड़ी जैसा था, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि वहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पिक्यूलियर टाइप का, बहुत ही स्पेसिफिक है,
उसे वहां से निकाल के अलग रख दिया। कौन से? प्रोकैरियोट। हमने देखा कि प्रोकैरियोट का ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ही अलग है, उसे प्रोटिस्टा में क्यों रखा हुआ है? उसे तो अलग से किंगडम बना के रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन्हें वहां से निकाल दिया और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो है उसे कहां पर रख दिया? किंगडम मोनेरा। उसके अलावा अब प्रोटिस्टा में वही सारा ऑर्गेनिज्म रह गए जो पहले थे, यानी हिकल ने जो प्रोटिस्टा बनाया था उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म रखे थे उसने? सारे प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जिसके अंदर प्रॉपर टिश्यू नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ वहां से प्रोकैरियोट्स को निकाल के अलग किया है, बाकी सारे के सारे कहां पर है? अभी भी प्रोटोप्लाज्म में। कौन कौन? एग्जांपल बताओ, कौन कौन? कौन कौन है? यूकैरियोट्स, unicellular multicellular and multicellular eukaryotes. Yes. एक तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है, जो मॉडर्न प्रोटिस्ट है, proper tissue without proper tissue. मॉडर्न प्रोटिस्ट। सर मल्टी सेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हिंदी में क्या बोलेंगे सर? बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। तो ऑल प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो भी है वो सब आता है ना? अलग से इसलिए नहीं लिखा मल्टीसेलुलर क्योंकि ऑल लिख दिया ना, इसलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जिनके अंदर टिश्यू Without proper tissue. like fungi, algae। फंजाई और एल्गी जो है वो अभी भी कहां पर है? वो अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर ही। प्लांटी के अंदर कौन? जो पहले थे वही, यानी ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म, और एनिमेलिया के अंदर कौन? सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो हर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को पिछले से कंपेयर करना है और देखना है कि क्या चेंज हुआ। क्या सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं कि 3 किंगडम के कंपेयर में 4 किंगडम में क्या चेंज हुआ है? बताओ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के कंपेयर में 4 किंगडम में क्या चेंज हुआ है? सर प्रोकैरियोट्स को हटा के मोनो माइकोरियोटा में रख दिए हैं। इतना ही चेंज हुआ, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इतना ही कोपलेन ने किया कि प्रोकैरियोट को पहले हेकल ने जो प्रोटिस्टा में रखा था वहां से निकाल करके एक नया किंगडम बना दिया और उसके अंदर रख दिया। उस किंगडम का नाम है मोनेरा या माइकोटा। ठीक है, देन इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा जाता है। ये लिख लिया सब बच्चों ने? सर थोड़ा सा रुकिए। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हीटर। किसी को भी पता है कि कब दिया था? 1969। 1969। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई नया किंगडम बनाया क्या? फंजाई। यस, वेरी गुड। फंजाई किंगडम जो है वो इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया था। टोटल 5 किंगडम हो गए थे। कौन-कौन से थे वो 5 किंगडम? अच्छा, आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आर.एच. व्हिटेकर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
आर एच व्हिटेकर को जानते हैं? आर एच व्हिटेकर कौन थे? आर एच व्हिटेकर जो है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या वो आर एच व्हिटेकर जो है क्या वो टेक्सोनॉमिस्ट थे क्या? आर एच व्हिटेकर टेक्सोनॉमिस्ट थे क्या? टेक्सोनॉमिस्ट थे क्या आर एच व्हिटेकर? आर एच व्हिटेकर टेक्सोनॉमिस्ट नहीं थे। आर एच व्हिटेकर जो है वो इकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? इकोलॉजिस्ट। आर एच व्हिटेकर जो है उन्हें ना वो जूलॉजी के मतलब स्टूडेंट रहे थे, वो जूलॉजी स्टडी करना चाहते थे, उनका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो जूलॉजी में था। अब क्या हुआ, जब उन्होंने जो यूएस की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी वहां पर अप्लाई किया पीएचडी वगैरह के लिए, तो उनके मार्क्स थोड़े कम रहने की वजह से उन्हें जूलॉजी सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा था, उन्हें वहां पर ना बॉटनी मिल रहा था। तो बॉटनी मिल रहा था तो उन्होंने सोचा बॉटनी में उनका इंटरेस्ट कम है, लेकिन अब मिल रहा है, पढ़ना तो है, लेना तो है, तो उन्होंने सोचा कि तो ना कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जाए जिसके थ्रू जो मतलब बीच में आता है, जिससे वो एनिमल और प्लांट दोनों की स्टडी कर पाते हो, जिसके अंदर वो ऐसी ब्रांच लेना चाहते थे। तो उन्हें मिल गया क्या? उन्हें मिल गया इकोलॉजी। इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनिमल हो चाहे प्लांट, दोनों की स्टडी पॉसिबल होता है ना। इकोलॉजी में तो इकोलॉजी पर्टिकुलरली एनिमल के रिलेटेड या प्लांट के रिलेटेड। अब इकोलॉजी में वो डाइवर्सिटी वगैरह जो है उसको स्टडी कर पाते थे, इकोलॉजी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में वो पढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो इकोलॉजी पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके थ्रू डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स थे, जितने भी अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे उनके बारे में पढ़ाई, प्लांट्स थे उनके बारे में पढ़ाई की। जब उन्होंने पढ़ाई की ये सारी चीजें, तब उसके बाद में क्या होता था, तब उसके बाद में जब कोई साइंटिस्ट के साथ में वो बैठते थे ना, तो उन्हें बड़ा इजीली, एक मिनट रुको, तो जब वो डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ में बैठते थे ना, तो फिर बड़ा इजीली क्या होता था, वो डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात कर पाते। तो इकोलॉजी से उनका डिफरेंट डाइवर्सिटी के ऊपर कमांड पड़ा। पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन इकोलॉजिस्ट होने की वजह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको उन्होंने इजीली स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। वो चीज उनके लिए क्या हो गई, बहुत ही आसान हो गई। ठीक है, और जब वो डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, तब उनके सामने ये क्लासिफिकेशन, जो बाकी के उनके मेट्स फेलो वगैरह रहते थे, बाकी के प्रोफेसर रहते थे, जब वो कुछ किसी एनिमल के ऊपर डिस्कस करते थे या किसी प्लांट के ऊपर डिस्कस करते थे, तो आर एच व्हिटेकर जो है वो पूरा इंटरेस्ट लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको सबके बारे में पता होता था, बहुत डीप नहीं, बट क्लासिफिकेशन रिलेटेड और जनरल फीचर्स और ऐसे सब उनको पता होते थे, तो बकायदा पूरा इंटरेस्ट लेते थे। अब उनके सामने जब लोग डिस्कस करते थे क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो जूलॉजी, बॉटनी, इसकी पूरी नॉलेज होने की वजह से, पूरी नॉलेज मतलब डाइवर्सिटी की पूरी नॉलेज होने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने इकोलॉजी वाले कांसेप्ट को फिट कर दिया कहां पर, क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि उनके पास इकोलॉजिकल नॉलेज थी, वो उन्होंने वहां पर फिट कर दिया। इकोलॉजी में क्या नॉलेज थी उनके पास, उन्होंने देखा कि इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताओ? इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? बोलो कोई बच्चा। सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इकोलॉजिकली यदि हम देखें, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म 3 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर होता है एक कंज्यूमर होता है और एक डिकम्पोजर होता है। 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म। यानी मेन क्राइटेरिया क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इकोलॉजी में भी जो ये 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वो किस बेसिस पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। इसी को उन्होंने यूज किया। उन्होंने क्या देखा, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो फंजाई को रखा हुआ है,
बोला ये फंजाई तो इकोलॉजिकली एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, या मॉडर्न न्यूट्रिशन की वे में देखें तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, मोस्टली डिकम्पोजर की कैटेगरी में आ रहा है। उन्होंने उस नॉलेज को यूज करते हुए उस प्रोटिस्टा में से खींच कर फंजाई को और एक अलग किंगडम, ठीक है। उन्होंने देखा प्लांट किंगडम, उन्होंने बोला प्लांट किंगडम का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, ऑटोट्रॉफ होते हैं। उन्होंने बोला कि वहां पर जो एल्गी पड़ी हुई है वो भी तो ऑटोट्रॉफ ही है, वो भी तो फूड चेन में सेम ही रोल प्ले कर रही है जैसे और कोई प्लांट करता है। तो उन्होंने उस एल्गी को निकाल के कहां पे रख दिया, प्लांट के अंदर। आई बात समझ में? तो इस नॉलेज को यूज करके आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। समझ गए क्या? ये तुम्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पीछे की कहानी पता पड़ी कि आखिर आरएच विटेकर ने किस कंसेप्ट को यूज किया और उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि किंगडम मोनेरा की यदि बात करें तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट हैं, कहीं कोई उनको उसमें दिक्कत नहीं थी। उन्होंने देखा कि किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट रखे हुए हैं, तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बोला यस, मोनेरा किंगडम जो है उसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट को रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट, सारे के सारे प्राक केंद्र की जीव जो थे वो मोनेरा में पहले भी थे, आरएच विटेकर ने उनको नहीं छेड़ा, उनको वहां पर ही रहने दिया। उन्होंने देखा किंगडम प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट के जैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल के जैसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकंपोजर कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने बोला इनको यहाँ से सेपरेट करना चाहिए। अब उन्होंने सेपरेट करने की जब कोशिश की तो उन्होंने देखा लेकिन बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिनमें एक से ज्यादा टाइप की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको यहाँ पर ही छोड़ दिया, चाहे वो एनिमल जैसे हो या प्लांट जैसे हो या फंजाई जैसे हो। यदि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो है उनको उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में ही छोड़ दिया, उसको उन्होंने यहाँ से नहीं हटाया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अब बचते हैं जो ऑर्गेनिज्म उसमें 3 मेन कैटेगरी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। उन्होंने बोला सारे के सारे डीकंपोजर में किंगडम बनाया फंजाई और उसके अंदर रख दिया इसको ऑल मल्टीसेलुलर यानी सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोट विदाउट प्रॉपर टिश्यू लेवल। वो जीव जो हेटेरोट्रॉफ है लेकिन उनके अंदर प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उनके सेल वॉल के अंदर क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होती है, काइटिनस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसे सब ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई बना करके उसके अंदर रख दिया। क्या बातें समझ में आ रही है क्या सबको? ठीक है, तो डिकंपोजर ऑर्गेनिज्म आ गए। One time और repeat. Hello sir, one time और repeat कीजिए ना। किंगडम फंजाई के अंदर उन्होंने क्या किया, देखो प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया। अब इसके बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बचे यहाँ पर। उन्होंने क्या किया, उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा ये प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है कि डीकंपोजर है। यदि वो डीकंपोजर वाले थे तो कहां पर रख दिया, फंजाई के अंदर। जैसे है मोस्टली डीकंपोजर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहां पर रख दिया उन्होंने, ऐसे ऑर्गेनिज्म को फंजाई में रख दिया। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता था, ऑटोट्रॉफिक थे, उन्हें किसमें रख दिया उन्होंने, किंगडम प्लांट। तो कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे किंगडम प्लांट के अंदर, ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट जो क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेटिक। समझ में आई क्या बात? जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता था यानी ऑटोट्रॉफ वाली कैटेगरी के थे, उन्हें उन्होंने क्या किया, किंगडम प्लांट के अंदर रख दिया। अब फिफ्थ किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। अब बचे कौन, कंज्यूमर्स
तो जितने भी कंज्यूमर्स थे कौन से वाले, मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और मोस्टली कैसे हैं, होलोजोइक। सारे क्राइटेरिया तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट मेन क्राइटेरिया देख लेते हैं। मोस्टली होलोजोइक थे। ऐसे सब ऑर्गेनिज्म को कहां पर रख दिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो आरएच व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन को कैसे इंप्रूव किया, सबको समझ में आ गया क्या? आरएच व्हिटेकर ने एक नया किंगडम बनाया, फंजाई, जिसमें रखा सारे के सारे किस टाइप के, डिकम्पोजर को अपघटक बोलते हैं हिंदी में। जो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटक। तो सारे के सारे अपघटक जिनके अंदर प्रॉपर ऊतक स्तर का संगठन नहीं था, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फंजाई में रख दिया। प्रोटिस्टा में पहले एल्गी भी रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि एल्गी जो है वो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, प्रकाश संश्लेषण करता है, समानता किससे आ रही थी, प्लांट से आ रही थी। तो उन्होंने उसे निकाल के कहां पर रख दिया, प्लांट में रख दिया। ठीक है। और एनिमेलिया में जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे, मोस्टली होलोजोइक न्यूक्लिएशन होता था, उन सबको उन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। क्या क्राइटेरिया समझ में आ गया क्या? 5 किंगडम कैसे बनाए, सबको समझ में आया क्या? सर ये होलोजोइक को हिंदी में बोलते हैं जंतु संपोषण। होलोजोइक का मतलब होता है जंतु संपोषण। जंतु संपोषण का मतलब वो जीव जो अपना खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर से डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक। यानी एक बार वापस देख लो, सेप्रोफाइटिक। फंजाई क्या है, सेप्रोफाइटिक मतलब वो जीव जो फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम बाहर सीक्रेट करके बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करेंगे, और जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तब उसे खाएंगे। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं सेप्रोफाइटिक। डिकम्पोजर ऐसा करते हैं। और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया के अंदर कैसा हो रहा है, वो अपना खाना खाते हैं बॉडी के अंदर और फिर बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है सबको? सर हाँ, जो ईस्ट है वो फंजाई का एक सेक्शन है। यस। अब अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या हम कई बार जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास को हम एल्गी में पढ़ते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर क्लेमाइडोमोनास को। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय है। तो आरएच व्हिटेकर ने तो यही बोला है कि एक कोशिकीय है, चाहे वो जंतु जैसा हो, पादप जैसा हो, फंजाई जैसा हो। कहां पर होना चाहिए, प्रोटिस्टा में होना चाहिए। तो कुछ में पूछेगा कि बताओ आरएच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग या 5 जगत प्रणाली के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास कहां पे रखा हुआ होना चाहिए? तो आंसर क्या करोगे, प्रोटिस्टा में रखा हुआ। प्रोटिस्टा। ठीक है। ऐसे ही यदि तुम्हें ईस्ट के लिए कब पूछेगा कि बताओ ईस्ट जो है उसे नॉर्मली हम फंजाई में पढ़ते हैं, वो कवकों में रखा जाता है, लेकिन 5 जगत प्रणाली के अनुसार ईस्ट की सही जगह क्या होगी, तो क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो ईस्ट भी तो एक कोशिकीय यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा का तो यही क्राइटेरिया है। जब हम क्लेमाइडोमोनास के लिए ऐसा पढ़ते हैं, तो ईस्ट के लिए क्यों ना पढ़े, ईस्ट के लिए भी यही पढ़ेंगे। समझे सर? ईस्ट एक बार और। हाँ, इसके बाद भी तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर यदि ईस्ट प्रोटिस्टा में है तो हम फंजाई में क्यों पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में क्यों नहीं पढ़ लेते? सर आया था। तो इसका रीजन ये है कि किसी भी जीव को उस जगह पे स्टडी करना मतलब अच्छा रहेगा जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स में समानता है। जैसे हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के अंदर सिर्फ एक कोशिकीय होना ही प्रोटिस्टा का लक्षण है, बट बाकी सारे लक्षण किसके हैं, फंजाई के हैं। सारे लक्षण किसके हैं, फंजाई के। तो हमको जब हम उसको एस्कोमाइस्टिस के साथ में पढ़ते हैं तो हमको अलग से कैरेक्टर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे, हमको ना डायरेक्टली पता पड़ेगा कि इसके सारे कैरेक्टर कौन से हैं। तो इसीलिए सिर्फ आरएच व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका प्लेस प्रोटिस्टा होगा, लेकिन उसकी पूरी स्टडी जो हम नॉर्मली करते हैं वो कहां करते हैं, फंजाई में। समझ गए ना? यस सर। इसके पीछे एक और भी लॉजिक मैं तुम्हें देता हूं कि आरएच व्हिटेकर जो है वो ज्यादा बड़े हैं कि कोई माइकोलॉजिस्ट जो है, जैसे मान लो ईजे बटलर है, वो ज्यादा बड़ा है, या कोई फाइकोलॉजिस्ट है वो ज्यादा बड़ा है। भाई अपने फील्ड के बारे में आरएच व्हिटेकर को सारे फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, मोनिटर के बारे में पता है, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में पता है, लेकिन फंजाई की रग-रग से वाकिफ कौन है? फंजाई की रग-रग से वाकिफ है एक माइकोलॉजिस्ट।
जो हर एक फंजाई को बहुत डिटेल में पढ़ रहा है। तो फंजाई में किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आरएच विटेकर से नहीं पूछने जाएंगे। आरएच विटेकर को बोलेंगे तुमने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो अपने घर रहो, लेकिन फंजाई में किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी करनी है, वो हमें पता है, वो हम देख लेंगे। समझ आ रही है ना बात कि दोनों का फील्ड अलग अलग हो गया। फंजाई को जो डिटेल में स्टडी कर रहा है वो तो देखेगा कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर देखेगा, बोलेगा अरे एस्कोमास्टिस के सारे फीचर तो मेरे को किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ईस्ट के अंदर, तो वो ईस्ट को कहां पे लिखेगा, वो तो वहीं पे लिखेगा फंजाई में। वो थोड़ी बोलेगा कि अच्छा आरएच विटेकर ने बोला है, तो वो आरएच विटेकर को क्यों भाव देंगे, नहीं देंगे, वो तो खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ऐसे ही क्ले मैडम को कोई साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है तो वो देख रहा है अरे सारे के सारे फीचर तो ग्रीन एल्गी वाले हैं, तो वो तो उसको कहां पे रखेंगे, ग्रीन एल्गी में रख देंगे, वहां पे स्टडी कर लेंगे। बोलने का आरएच विटेकर को कि तुमने एक क्राइटेरिया दिया और हम हजारों फीचर स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपने फीचर के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, तुम्हारे एक फीचर के अकॉर्डिंग उसको हम अलग से वहां पर लिखते रहे सारा। आई बात समझ में? तो इसीलिए स्टडी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो इंडिविजुअल किंगडम के स्पेशलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग। स्टडी तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो इंडिविजुअल किंगडम के स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन आरएच विटेकर का क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब यदि हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग किस ऑर्गेनिज्म को कहां पर रखना चाहिए, तो हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। क्या कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है क्या? ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया, ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना है। आंसर हमें पूछा जाएगा आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इस क्राइटेरिया पे जो जहां फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। और स्टडी कहां पे करते हैं, स्टडी तो जो साइंटिस्ट ने जहां पर स्टडी किया वहां पर ही हम भी करेंगे। ठीक है, चलो तो ये इतना नोट करो, पहले ये जरूर से नोट कर लो, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पॉइंट ऐसे ही नोट कर लो, क्योंकि इतना डिस्टिंक्ट और इतना मतलब क्लियर जो है वो नॉर्मली तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए ठीक है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसके मेन क्राइटेरिया। आरएच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इस क्लासिफिकेशन का मुख्य क्राइटेरिया क्या है, मुख्य मापदंड जो है वो क्या है, जिस बेसिस पे देख रहे हैं मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली के मुख्य मापदंड। क्राइटेरिया को हम मापदंड बोलते हैं क्या? अब आरएच विटेकर ने मेनली 5 क्राइटेरिया जो है वो यूज किए थे इस क्लासिफिकेशन में। मेन क्राइटेरिया कितने थे? 5 थे। हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि तुम पढ़ोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या दिया हुआ है, कब क्या आंसर करना है, सारी बातें यहाँ पर हमारे साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। हिंदी में क्या बताए? 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण के मुख्य मापदंड। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी हिंदी में बोलेंगे कोशिकीय जटिलता, कोशिकीय जटिलता। और इसे हम एक और भी चीज बोल सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय। पहला क्राइटेरिया है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे कोशिकीय जटिलता या कोशिकीय संगठन। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया जो इन्होंने यूज किया वो था ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है? थैलस क्या होता है?
अविभेदित पादप थैलस बोलते हैं। तो ये कोशिकीय जटिलता या क्या लिखे हो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही है क्या? हाँ, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय जटिलता और कोशिकीय संगठन। देन दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीव की जटिलता। पहला पॉइंट क्या है? कोशिका की जटिलता। दूसरा पॉइंट क्या है? जीव की जटिलता। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इन क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फंजाई में जो खिचड़ी थी उसको अलग अलग जगह पे रखने के लिए उन्होंने क्या देखा कि कौन डिकम्पोजर है, सैप्रोफाइट है, कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है। इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेन क्राइटेरिया में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इकोलॉजिकल रोल। हालांकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रोल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये जो आर एच विटेकर है ये एक बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने अपने उसी कांसेप्ट को यहाँ पर यूज किया। इकोलॉजिकल रोल जो है वो एक मेन क्राइटेरिया है। और फिफ्थ जो मेन क्राइटेरिया है वो है फाइलोजेन। फाइलोजेन, फाइलोजेन को हम क्या बोल देते हैं? जाति वृत्तीयता। सर तो इकोलॉजी क्या है? थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार। चौथा है इकोलॉजिकल रोल यानी कि पारिस्थितिकी भूमिका। इकोलॉजिकल को पारिस्थितिकी बोल देंगे, पारिस्थितिकी भूमिका। और पांचवा है फाइलोजेनिक जिसे हम बोल देंगे जाति वृत्ति। ठीक है सर सर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्या? रिप्रोडक्शन मेन क्राइटेरिया नहीं था। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में दिया है सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेन क्राइटेरिया है, लेकिन वास्तव में यदि बात करूं तो सच्चाई तो ये नहीं है। रिप्रोडक्शन वाज नॉट अ मेन क्राइटेरिया। रिप्रोडक्शन को कुछ हद तक उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन कभी भी वो उनके 5 जगत वर्गीकरण में मेन क्राइटेरिया नहीं रहा। अब मैं तुम्हें इतना स्ट्रांगली कैसे बता पा रहा हूं? तो मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं वो मैंने पढ़े। एनसीईआरटी नहीं, देखो एनसीईआरटी तो बच्चा पढ़ता ही है। मैंने भी पढ़ा। मैंने जब मैं तुम्हारी जगह पे था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एनसीईआरटी तो मैंने तभी पढ़ी, खुद के बड़ी अच्छे से पढ़ी, डिटेल में पढ़ी। ठीक है, लेकिन जब मैं टीचर बना तब मैंने क्या किया, तब मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं, साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। वो सारी चीजें पढ़ी इसलिए ताकि मुझे तो सच्चाई पता हो। भाई एनसीईआरटी की किताब ही दुनिया थोड़ी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। एनसीईआरटी की किताब में तो बहुत थोड़ी बातें होती हैं, तो मुझे एटलीस्ट टीचर को तो सारा पता हो, तब तो हम जस्टिफाई कर पाए किसी बात को। तो मैंने सारी चीजें, मैंने आरएच विटेकर के ओरिजिनल पेपर्स को, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कहीं भी मेन क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है ही नहीं। इवन जो दूसरी बुक्स भी हैं एनसीईआरटी के अलावा, अदर भी थोड़े भी अच्छे लेवल की बुक पढ़ोगे तो वहां पर भी तुम्हें रिप्रोडक्शन एज ए मेन क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। तो सर जो क्वेश्चन आएगा वो तो एनसीईआरटी से ही आएगा ना? सो आया था आज से लगभग 5 साल पहले, जो है 5 या 6 साल पहले एक क्वेश्चन आया था। देखना, क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा 5 जगत प्रणाली का मुख्य क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। Which of the following is not a main criteria of 5 kingdom classification? मैंने तुम्हें एक स्टोरी बताई थी, याद हुआ थोड़े दिनों पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने नया आकाश ज्वाइन किया था, और उस साल क्या हुआ, मैंने ज्वाइन किया उसी टाइम पे मार्च के आसपास मैंने ज्वाइन किया था, मार्च अप्रैल में, और उसके बाद नीट एग्जाम हुआ था, उसका पेपर सॉल्व करने के लिए आया। तो पेपर सॉल्व करने के लिए आया तो वहां पर क्या टीचर्स को आंसर की बनानी पड़ती है, तो मैंने बड़ा आंसर की बना दी। अब उस आंसर की में मेन क्राइटेरिया नहीं था, मैंने आंसर किया रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता थी जो बातें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। और बाकी टीचर्स ने क्या किया, बाकी टीचर्स ने उसका आंसर जो है वो कुछ और किया, बाकी थी। अब वहां पे डायरेक्टली ये नाम नहीं थे, लेकिन केंद्र की उपस्थिति अनुपस्थिति ऐसे करके ऑप्शन दिए गए। तो भाई
सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वही होता है। वो लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ और आंसर दे दिया। अब फिर आंसर की मैच होती थी कि भाई ये टीचर ने और जो एचओडी लेवल के टीचर है, एचओडी है, उसने क्या आंसर बनाया, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया वहां पर। एचओडी ने मुझे बोला कि सर आपने कैसा आंसर दिया, मैं यंग सा बच्चा है, नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, तो कि सर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्या, मुझे ऐसा बोल दिया कि सर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी लग रहा है। मैंने बोला सर मैंने तो एनसीईआरटी भी पढ़ी है, मैंने तो एनसीईआरटी के ऊपर लेवल की भी बुक्स पढ़ी है, लेकिन अब इसमें आंसर तो वही जाएगा, अब क्या करें। तो फिर उसके बाद में माने नहीं, मैं तो अड़ गया था नहीं इसका आंसर यही जाएगा, और वो माने नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मेरी तरफ तो शिकायत भी लगाई उन्होंने कि ये नया नया सा लड़का है और अपने मन में जो है वो बहुत हीरो बनता है और इसने ये आंसर दे दिया है और हमारी बात भी नहीं मान रहा है, ऐसा है वैसा है, बहुत इधर उधर लगा दी, मतलब मेरी बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में आंसर की जब एनटीए ने इसने नीट ने रिलीज की, तो आंसर क्या गया, आंसर गया रिप्रोडक्शन, नॉट अ मेन क्राइटेरिया का आंसर क्या गया, रिप्रोडक्शन। तब वो टीचर आए मेरे पास, अब मैंने उनको बोला अब आप चैलेंज कर लो इसका आंसर चेंज करवाने, आंसर तो वही है। तो मेन क्या होता है, दो टाइप के टीचर इस दुनिया में पढ़ा रहे हैं, एक टीचर वो जो शायद खुद ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं या उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद की दुनिया में उनको नहीं पता है, तो बच्चों को उतना ही पढ़ा देते, रटवा देते हैं, एनसीईआरटी आएगा, ये है वो है, एनसीईआरटी पढ़ डालो हो जाएगा। दूसरे टीचर वो हैं जिनको एनसीईआरटी तो पता है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी पता है, और उनकी औकात इतनी है कि यदि एनसीईआरटी में कुछ चीज गलत दिया हुआ है तो वो चैलेंज कर देते हैं कि नहीं गलत है तो गलत है। और बच्चों को सेव करने के लिए भाई इससे कुछ किसको बेनिफिट होगा, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो बच्चों को सेव करने के लिए ऐसे टीचर जरूर से बच्चों को बता देते हैं कि क्या ऑप्शन आएगा तो क्या आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर रिप्रोडक्शन को हम कैसे लेके चले, तो ध्यान देना, यदि ऑप्शन में तुम्हें इन ये पांच तो बिल्कुल ही मेन क्राइटेरिया मान के चलो 100% सही है ना, और यदि इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है, उसकी जगह रिप्रोडक्शन मिल रहा है, तो रिप्रोडक्शन को कंसीडर कर लेना, ये सोचते हुए कि यानी यदि तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा हो, इससे आंसर नहीं आ रहा हो और इसके अलावा तुम्हें रिप्रोडक्शन भी मिल रहा हो, तब उसको इंक्लूड करना, अदरवाइज रिप्रोडक्शन को लीस्ट प्रायोरिटी में रखना। लीस्ट प्रायोरिटी में क्या रखोगे, रिप्रोडक्शन, यानी यदि काम नहीं चल रहा तो रिप्रोडक्शन को मेन क्राइटेरिया मानना है, यदि आंसर नहीं मिल पा रहा है तो रिप्रोडक्शन को मेन क्राइटेरिया मानना है, अदरवाइज उसे नहीं मानना। जैसे क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा 5 जगत प्रणाली का मुख्य क्राइटेरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सब बच्चे ध्यान से सुनना है ना, और मुझे आंसर देना क्या होगा इसका आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिकीय जटिलता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड ऑप्शन दिया है रिप्रोडक्शन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे, बोलो। नंबर सी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना इंग्लिश में। रिप्रोडक्शन। सुन लो, which of the following is the main criteria, not नहीं पूछ रहे, which of the following is main criteria of 5 kingdom classification। सर ऑल ऑफ द अबव। All of the above. All of the above, sir. वेरी गुड। क्या तुमने इस कंडीशन में रिप्रोडक्शन को इंक्लूड कर लिया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो कर लिया, क्योंकि दो तो तुम्हें पता ही है 100% सही है। अब रिप्रोडक्शन को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन, पता पड़ गया। सर हाँ बच्चे। सर तो एनसीईआरटी में भी मतलब गलत दी है क्या कुछ चीजें? कुछ चीजें, यस, कुछ चीजें जो है एनसीईआरटी में गलत दी हुई है, टाइम पे मैं तुम्हें बताता रहूंगा, उसको हम करेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में तो जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा उसका तो मिस्टेक हो सकता है सर। फिर हुआ है बच्चे, हुआ है, जो एनसीईआरटी रटा है उसका, जो समझा है उसका नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो था ना, जैसे अभी मैंने तुमको पूछा, जो नीट में आया क्वेश्चन है, तुम पढ़ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा, तुम पढ़ना। यस सर, आया है, मैंने पढ़ा है। बाकी रिप्रोडक्शन के अलावा 3 क्राइटेरिया इसी में से थे, यदि इनमें से कोई नहीं होता, मान लो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया मिसिंग होता, तब क्या होता, तब हम मजबूरी में रिप्रोडक्शन को इंक्लूड कर लेते और जो इनमें से मिसिंग है, इनमें से जो नहीं दिया हुआ है उसको इंक्लूड कर लेते। लेकिन क्या था, 3 क्राइटेरिया इसमें से ही था और चौथा रिप्रोडक्शन था, समझ रहे हो ना। तो वो क्वेश्चन अपने आप में हिंट कर रहा है
कि तुमको 3 ऑप्शन मिल नहीं रहे। मैं ये क्वेश्चन ना ऐसा करते हैं, अभी आज इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, ये बहुत मतलब ज्यादा खींच रहा है, तो ऐसा करता हूँ कल क्लास में हम एंटर होंगे ना, तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बोर्ड पे लिख के रखूंगा, ठीक है, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। वो कौन सी ईयर का है ऐसा मान के चलो, लगभग 5 साल पहले का क्वेश्चन होगा, 2015 के आसपास का होगा, 14-15 का होगा, है ना। एक बार देखना तुम 2014 या 15 में मिलेगा तुम्हें, है ना। सर इसको छोड़ते हैं अभी, है ना। सर सुनिए ना, क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? सर तो बहुत लोग तो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे गलत होगा तो सही कैसे पता चलेगा हम लोग को? 2015 में आया है सर सर तो ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि अगर एनसीईआरटी गलत है तो जो एनसीईआरटी में दिया है वही आंसर को करेक्ट करो, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा पिछले साल भी तो आया था, वो जी नोट वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि सेल जो है वो जीवन से को सेल साइकिल जो है वो क्विट कर जाती है, वहां से एग्जिट कर जाती है, लिखा हुआ है कि नहीं एनसीईआरटी में? तो सर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, लेकिन मतलब आंसर जरूरी नहीं है उसी से हो। आंसर लॉजिकली होता है, आंसर जो सही होगा ना वही जाएगा, आंसर जो सही होगा वो जाएगा। आंसर ये नहीं एनसीईआरटी की लाइन नहीं जाएगी, आंसर जो सही होगा वो जाएगा। एनसीईआरटी सही है तो वही जाएगा। और कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं जो हमारे को क्लियर होने चाहिए। एक अच्छा एक्सपर्ट टीचर को पढ़ाते हुए उन चीजों को जरूर से एड्रेस करवा देंगे कि ना कि देखो यहाँ पर ये चीज मिस्टेक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन 2015 में आया था, पढ़ूं क्या है मेरे पास? नहीं बच्चे इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा खींच रहा है, अभी इसको हम कल ले लेंगे स्टार्टिंग में टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि अपना टाइम होने वाला है ना, नहीं तो ये टॉपिक बीच में छूट जाएगा, है ना। तो 2015 का क्वेश्चन है, सब बच्चे घर पे पढ़ के आ जाना, कल क्लास में एंटर होते तुमको वो क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है उसे तुमको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि रिप्रोडक्शन को हमें लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि रियल में जो आरएचपीटी का क्लासिफिकेशन था उसमें यही 5 क्राइटेरिया थे। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की उसमें भी रिप्रोडक्शन नाम के टॉपिक की हमने कहीं चर्चा नहीं की कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे मुझे नहीं पता किस तरीके से 5 किंगडम को अलग अलग करेंगे, ठीक है, बट क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं अभी बात करूंगा। तो अब ये जो पांचों पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो तुम, इसके बेसिस पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये क्राइटेरिया कैसे यूज होते हैं। देखिए है ना सब बच्चों में ये, नहीं तो तुम बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वहां से जरूर से तुम इसे देख लेना और नोट कर लेना। ये जो मैं तुमको चीजें पढ़ा रहा हूँ बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम एक चीज डिस्टिंक्ट, तो यदि तुमको कहीं पे भी दिक्कत होगी ना एकदम पॉइंट वाइज मिलेगा। तो देखो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि एक किंगडम है मोनेरा, एक किंगडम है मोनेरा और एक दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। या ऊपर जो है कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा से फिर फंजाई, प्लांटी और एलिमेलिया, जंतु जगत। लोगों ने अपने जीवन में पहले भी देखा कि ऐसे करके कई बार एक्सप्लेन किया होगा सारा किंगडम क्लासिफिकेशन को। देखो सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर 1 सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे मोनेरा को हम बाकी सबसे अलग कर सकते हैं। कैसे कि जब हम देखते हैं सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी या एक किंगडम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत ही सिंपल। मोनेरा किंगडम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट, इसके ऊपर वाले जितने भी उनके अंदर आते हैं सारे के सारे यूकैरियोट। आखिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस बताओ? सर मोनेरा के पूरे सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो, क्या उसके अंदर क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोल रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लोअर है, यूकैरियोट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हायर है, क्यों बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। पहली चीज की प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होना सही बात है, न्यूक्लियस ही एब्सेंट बोलूं तो हाँ यस सर, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो झिल्ली परिपथ कोशिकांग होते,
केंद्रक अनुपस्थित, झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित, ठीक है। और सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा लो लेवल का है। तो ये इसका मेन प्रोकैरियोटिक जीव हम किन्हें बोल देंगे, जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है या केंद्रकाभ उपस्थित होता है और उनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली परिबद्ध नहीं होते हैं, इस क्राइटेरिया में। और जिनके अंदर ऐसा होता है वो कौन, यूकैरियोट। तो ये क्राइटेरिया को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहे हैं। और सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्या कौन सा किंगडम बन सकता है, मोनेरा किंगडम बन सकता है, यूकैरियोटिक बाकी सारे। क्या फर्स्ट क्राइटेरिया का यूज करना आ गया क्या सबको? Yes, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया कि यस सर, बिल्कुल नहीं है। वापस सुनो, कोई बात नहीं बच्चे। देखो क्या उन्होंने क्या किया, 5 जगत प्रणाली में मोनेरा एक जगत बनाया। अब मोनेरा जगत जो है वो बाकी जगत से अलग क्यों है, आखिर क्या क्राइटेरिया यूज किया उन्होंने मोनेरा जगत बनाने के, कि मोनेरा जगत के जीव जो है वो बहुत ही सरल कोशिकीय संगठन वाले होते हैं, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। सरल कोशिकीय संगठन का मतलब क्या है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं है, इनके अंदर कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध नहीं है, इनका डीएनए कोशिका के अंदर ऐसे ही पड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके अंदर। तो क्या बहुत सरल कोशिकीय संगठन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ सर। यदि यूकैरियोट को देख रहे हो तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे गोल्जी बॉडी, ये सब प्रेजेंट है। क्या प्रोकैरियोट में होता है क्या ये सब? नो सर। तो इसका मतलब क्या, कोशिकीय में अंतर है कि नहीं है? है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था कि कोशिकीय संगठन में अंतर होता है, और उसको यूज किया उन्होंने क्या बनाने के लिए, किंगडम मोनेरा को बाकी जगत से अलग करने के लिए। यानी मोनेरा जगत में इस क्राइटेरिया का यूज करके उन्होंने क्या किया, सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया। अभी बात समझ में आ रहा? यस सर। आया ना समझ में बच्चे? समझ में आया ना बच्चे? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। अब दूसरा क्राइटेरिया देखो, दूसरा क्राइटेरिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जीव की जटिलता की बात कर रहे हैं। जीव की जटिलता मतलब क्या, एक सरल जीव हो जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, एक सरल जीव जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, एक जटिल जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं का बना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस क्राइटेरिया को यूज किया उन्होंने, और क्या किया, जितना भी एक कोशिकीय जीव था उसको अलग कर दिया, कहां पे, किंगडम प्रोटिस्टा। और जो जटिल कोशिकाओं वाले थे उनको अलग कर दिया, कहां पे, पंजाइन। तो दूसरा क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की जटिलता। जीव की जटिलता की बेसिस पे क्या देख रहे हो कि प्रोटिस्टा जो है वो सारा का सारा कैसा है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, और बाकी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। यानी दूसरा क्राइटेरिया यूज करके उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा जगत को अलग कर लिया, किससे, बाकी जगतों से। क्राइटेरिया यूज करना आ गया। मेन क्राइटेरिया क्यों है, समझ गए क्या? क्योंकि जीव की जटिलता के आधार पर उन्होंने देखा कि वो जो सरल जीव है जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है वो प्रोटिस्टा में, बाकी सारे दूसरे किंगडम में। समझ गए? यस सर। क्लियर, रेस्पॉन्ड करो। समझ में आ रहा है? यस बोलने में हिचकिचाओ नहीं, और नहीं आया तो नो बोलने में हिचकिचाओ नहीं, ठीक है? बट रेस्पॉन्स क्विकली कर दो कि हां सर आ गया, नहीं सर वापस से रिपीट करो, है ना? देन अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, पोषण का प्रकार। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि इसके बाद उन्होंने जो जीवों को रखा वो देखा कि कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, कौन डिकम्पोजर है, उस बेसिस पे। तो थर्ड क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने यूज किया, क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्राइटेरिया क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार। तो उन्होंने देखा कि पोषण जो है वो कवकों में कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी। क्या होता है मृतोपजीवी पोषण, जानते हो क्या? जानते हो क्या मृतोपजीवी पोषण? यस सर। यस सर, जानते हैं। जो जीव मृत पदार्थों के ऊपर या सड़े गले पदार्थों के ऊपर एंजाइम को स्रावित कर देंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे, और उसके थ्रू क्या करेंगे, बॉडी के बाहर पहले उनको डाइजेस्ट करेंगे, और जब वो सिंपल कंपाउंड में जैसे स्टार्च है तो अमाइलेज एंजाइम डाल दिया,
और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। समझ गए क्या? सर माइक ऑफ करने बोलो ना सर प्लीज। माइक ऑफ करने के लिए बोलिए ना। बच्चे माइक ऑफ कर लो, जिनको पूछना होता है ना वो माइक ऑन करें, रेस्ट जो है वो माइक को ऑफ कर लिया करें। सर तो सेप्रोफाइट कौन होते हैं? फंजाई, क्योंकि वो मृत पदार्थ जो रहते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं और जब वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का सेप्रोफाइट। प्लांट का क्या होता है? प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रोफ। जो अपना खाना खुद बनाते हो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्लांट के जाते हो कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। सही बात है। और हेटेरोट्रॉफिक में भी मोस्टली क्या होते हैं? होलोजोइक, जो खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं, वो होलोजोइक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया किंगडम बन जाएगा। क्या क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अप्लाई कर रहे हैं, हमको पता पड़ रहा है कि पहले क्राइटेरिया का यूज कहां किया उन्होंने, सेकंड क्राइटेरिया का यूज कहां पे किया, थर्ड क्राइटेरिया का यूज कहां पे किया, और फोर्थ क्राइटेरिया की बात करें इकोलॉजिकल रोल। क्या ये जीव जो है अपने इकोलॉजिकल रोल में विशिष्ट है क्या? सेप्रोफाइट, फंजाई, इकोलॉजिकल रोल क्या है? सर बच्चे बोलो। सर ये इसको 1 टाइम और रिपीट कीजिए ना, इस पोषण वाला 1 टाइम और रिपीट कीजिए सर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला पॉइंट। हाँ, पोषण का प्रकार यदि हम देखते हैं तो कवकों में पोषण कौन सा होता है? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? सेप्रोफाइटिक क्या होता है? जो मृत पदार्थ के ऊपर एंजाइम को स्रावित करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उस पदार्थ को बॉडी के बाहर, फंजाई अपने बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेगा और फिर उसमें से काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक। यानी जितने भी डिकम्पोजर थे मल्टीसेलुलर वाले वो सारे के सारे सेप्रोफाइट में आ गए, जितने भी मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक टाइप के थे वो सारे के सारे किस में आ गए? प्लांटी में। और जितने भी मल्टीसेलुलर और होलोजोइक के हेटेरोट्रॉफिक थे वो किस में आ गए? एनिमेलिया। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सेप्रोफाइट को बोलते हैं मृतोपजीवी, ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं स्वपोषी, और होलोजोइक को बोलते हैं जंतु संपोषण। सर मोनेरा और पोषण क्या होगा? क्या क्या? मोनेरा और प्रोटिस्टा का पोषण क्या होगा? मोनेरा प्रोटिस्टा में तो बहुत सारे टाइप के पोषण है ना, इसीलिए अलग से कुछ नहीं है, ये तो मिक्स हो गया ना, ये तो सबका मिक्स है। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। मोनेरा के अंदर भी होलोजोइक भी होता है, बाकी टाइप के होते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला क्राइटेरिया कहाँ पर है? यहाँ पर। अलग अलग जगत को बनाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया ना, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे मोनेरा सेपरेट कर लिया, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे प्रोटिस्टा को सेपरेट कर लिया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया को सेपरेट कर लिया। समझ गए? यस सर। हेटेरोट्रॉफिक का हिंदी क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक का विषमपोषी। हेटेरोट्रॉफिक को हम विषमपोषी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल रोल देखो आप, सेप्रोफाइट जो है वो क्या काम करते हैं? फंजाई जो है वो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर मतलब अपघटक। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं प्लांट जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादक होते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो इकोलॉजिकल रोल वाला क्राइटेरिया जो है वो तुम्हें समझ में आ गया कि इकोलॉजिकल रोल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? यस सर। क्राइटेरिया समझ में आ गया। और पांचवा क्राइटेरिया क्या है? फाइलोजेनिक। यानी जब हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि इवोल्यूशन में सबसे पहले जो आया वो सबसे नीचे लिखा हुआ है या सबसे पहले लिखा हुआ है, इससे इवॉल्व होके जो बने वो उसके ऊपर, फिर इनसे जो इवॉल्व हुए वो उसके ऊपर। यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिफ्थ क्राइटेरिया अपने आप फॉलो कर ले रहे हैं। वो कौन सा है? वो है फाइलोजेनिक। तो ये मेन क्राइटेरिया थे किसके? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। और इस क्राइटेरिया के आधार पर ही क्या किया था? आरएच विटेकर ने 5 जगत का फॉर्मेशन
किया था, क्या इसमें रिप्रोडक्शन का कहीं पे इंपॉर्टेंट रोल आया क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन रिप्रोडक्शन की बेसिस पे कोई डिफरेंस है क्या, देख सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना, मोनेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मोनेरा जगत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। संयुग्मन। प्रोटिस्टा में भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट कोई बच्चा बोलेगा सर फंजाई में भी तो ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ड्यूटेरोमाइसिस। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है उसे हम एज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। लेकिन तुम्हें इतना जरूर से ध्यान रख लेना है कि किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बाकियों में होते हैं। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसके रिलेटेड एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तुम्हारा होमवर्क है उस टेबल को तुम ड्रॉ कर लोगे अपनी कॉपी में और उसको अच्छे से पढ़ लोगे कि किसमें क्या क्राइटेरिया दिए हैं क्या नहीं दिए। समझ गए क्या? सर यस सर। आज का लेक्चर था ना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। एक एक चीज खोल के बताइए, बहुत डिटेल में आराम से इत्मीनान से सारी चीजें समझाइए। मुझे लग रहा है तुमको हर एक बात जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कहीं भी डाउट रहता है कुछ भी तो हम बात कर लेंगे जरूर से। तो आज का लेक्चर जो है उसे हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। सर ये एक जो क्या बोलते हैं अपघटक को ही बोलते हैं ना, डिकम्पोज। प्रोड्यूसर फाइलोजेनी एक बार और। हाँ यस सर, फाइलोजेनिक एक बार और बताइए। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? जातीय वृत्तीयता। जातीय वृत्तीयता का मतलब उद्विकास में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो ऑर्डर जो होगा उसको हम बोलेंगे फाइलोजेनी ऑर्डर। फाइलोजेनी का क्रम का मतलब क्या? उद्विकास में कौन पहले डेवलप हुआ, फिर उससे कौन इवॉल्व हुआ, उससे कौन इवॉल्व हुआ। तो इस धरती में सबसे पहले कौन आया? मोनेरा है। फिर मोनेरा के बाद में कौन आया? मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा है। फिर प्रोटिस्टा से 3 डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। मोनेरा से प्रोटिस्टा है, फिर प्रोटिस्टा से 3 डायरेक्शन में इवॉल्व हुआ। यानी कुछ प्रोटिस्टा जो है वो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, कुछ प्लांट लाइक में डेवलप हो गए और कुछ एनिमल लाइक में डेवलप हो गए। तो उद्विकास का क्रम कैसा हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ। समझ गए सर? यस सर। यस सर। सर जो प्रोटिस्टा है उसको संयोजक कड़ी बोलते हैं ना शायद, शायद। मोनेरा और बाकी के किंगडम्स के लिए बोल सकते हो बिल्कुल। हाँ सर बोल सकते हो बिल्कुल। इसमें इंडिविजुअल मेंबर कौन कौन योजक है वो भी हम बात करेंगे जब हम प्रोटिस्टा डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है ना? पढ़ेंगे कि वो जो वहां पर तुम स्लाइम मोल्ड पढ़ते हो, स्लाइम मोल्ड जो है वो मोनेरा और फंजाई के बीच में योजक कड़ी बोल सकते हो। ठीक है। यूग्लिना भी तो है सर। प्लांटी और एनिमल के बीच में जो है वो कनेक्टिंग लिंक जो है वो कौन होता है? वो यूग्लिना होता है। के बीच में स्लाइम मोल्ड होते हैं। ठीक है ना? वो चीजें हम डिटेल में देखते रहेंगे बाद में जब हम डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी इतना भी क्लियर है बिल्कुल? आज का लेक्चर सर वायरस कहाँ चला गया? ओके बच्चों, ठीक है। तो इतना सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आना। और थैंक यू सर। मैंने तुमको बताया है ये चैप्टर साथ के साथ में रिवाइज करते रहोगे, पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। यदि रिवाइज नहीं करोगे, सोचोगे अब इसे चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, तब तक साफ हो चुका हो। ठीक है सर? कोरोना वायरस को किस में रखेंगे? ठीक है सर चलो कोरोना वायरस। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाय कोरोना। भाई कोई ग्रुप बनाया है तो मुझे भी जोड़ दो ना।